तो यहाँ पे हमारा सॉलिड वर्क्स आप देख पा रहे होंगे कि ये ओपन है, और जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। और जब हम जाते हैं यहाँ पे न्यू पे कोई एक फाइल बनाने के लिए, इसको जब डायलॉग खोलेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें दिख रही होंगी, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। तो हमें अभी शुरू करना है पार्ट से, क्योंकि हम पहले सीखेंगे कि एक इंडिविजुअल पार्ट्स को कैसे बना सकते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे असेंबली। तो असेंबली में हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं किसी एक ही मॉडल के। सपोज बॉटल है हमारे पास, या चेयर है, या लैपटॉप है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाते हैं, फिर उसके बाद उनकी असेंबली करते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगना है, इस तरीके से। और फिर आती है बात यहाँ पे ड्राइंग की। ड्राइंग पे आप देख पा रहे हैं कि ये 2D ड्राइंग है। 2D ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी 3D मॉडल होता है तो उसकी हम 2D ड्राइंग बना सकते हैं। मीन्स वो फ्रंट व्यू अगर उसका बनाते हैं तो वो किस तरीके का दिखेगा, टॉप व्यू में वो कैसा दिखेगा, और साइड व्यू से कैसा दिखेगा। तो ये सब काम जब हम ड्राइंग सीखेंगे तब उसमें देखेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट बनाने से। सो आप पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका किस पे जाएगा, ये स्केच पे जाता है। ठीक है, अगर इन केस अगर स्केच पे नहीं जाता है, किसी और पे ओपन होता है, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करके उस पे जा सकते हैं। तो एक्चुअली सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये स्केच के अंदर क्या-क्या टूल्स हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे बेसिक है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमारा 3D ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो 3D ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं फीचर से। ठीक है, तो उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। अभी हम सीखते हैं पहले कि स्केच के अंदर हमारा क्या-क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंटरफेस की, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या दी हुई है। तो ऊपर ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा टूल बार दिया हुआ है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, कौन से कैसे यूज़ करते हैं। और सेम चीज़ें जो यहाँ पे एक मतलब शॉर्टकट के फॉर्म पे हैं, वही सारी चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये सब दी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते रहेंगे धीरे धीरे। सो और ये लेफ्ट पैनल में आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो भी हम पार्ट बनाएंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे, स्केच बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। और राइट साइड में हमारे कुछ लाइब्रेरीज दी हुई हैं, और कुछ हमारे ये मतलब अपीयरेंसेस और कलर्स वगैरह दिए हुए हैं, जिनका हम जब प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा तो उस पर हम थोड़ा एस्थेटिक्स वगैरह क्रिएट करेंगे ताकि वो अच्छा दिखे। तो उन सब की चीज़ों के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर और नीचे पैनल में कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, हाँ इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होते हैं आप सॉफ्टवेयर ये सॉलिडवर्क्स, तो आपको स्टार्टिंग में जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं, ओके, तो आपसे यहाँ पे पूछता है कि आपको किस तरीके से ओपन करना अपने डायमेंशन को। तो वो एक्चुअली मेरा तो पहले से इंस्टॉल था तो उसने नहीं पूछा। तो आप यहाँ पे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको MMGS, CGS, MKS और IPS इंच, पाउंड एंड सेकेंड, ये सब ऑप्शन दिखाएगा। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जो चुनना है वो आप रख सकते हैं। मैं तो MMGS रखूँगा ताकि मैं MM में सारे डायमेंशन को बना सकूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका जिनका यूज़ होता है जब हम 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तब। ठीक है, बेसिकली ये एक्चुअली ये दिया हुआ है व्यू ओरिएंटेशन। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे व्यू दिए हुए हैं। ये टॉप व्यू दिया हुआ है, आपका फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ये लेफ्ट व्यू दिया है, साइड दिया है, और एक ये नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू का काम होता है कि आप जिस प्लेन पे बना रहे हैं उसको आपको सामने से दिखाएगा। उसका यूज़ जब करेंगे तब आपको दिखेगा। और उसके अलावा यहाँ पे सेक्शन व्यू दिया हुआ है, ज़ूम टू फिट दिया हुआ है। ये बाकी जब इनको यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएंगे, अभी तो बस ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं अपने स्केच से। तो स्केच शुरू करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि इधर लेफ्ट साइड में जो प्लेन दिया हुआ है इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी हमें अगर स्केच बनाना है, स्टार्ट करना है, तो हमें किसी न किसी रेफरेंस प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 प्लेन दिए हुए हैं, आप किसी भी प्लेन को चुन सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, और बाकी जिसकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वो हम देखते रहेंगे। सो अभी हम फिलहाल ले लेते हैं कोई भी प्लेन, अपना फ्रंट प्लेन ले लेते हैं।
जब आप प्लेन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कौन सा प्लेन सिलेक्ट किया है। ये फ्रंट प्लेन लिखा हुआ है। जब आप टॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टॉप प्लेन लिख के आएगा, और जब राइट पे क्लिक करोगे तो आपको ये राइट प्लेन दिख करके आएगा। ठीक है, तो अभी हमें शुरू करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक फ्रंट प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पे स्केच पे क्लिक करते हैं। तो स्केच पे जब क्लिक किया तो ये आपको देखा कि जब आपने इसका, ये आपका एक नॉर्मल व्यू में आ गया, मतलब फ्रंट प्लेन जो है वो आपको सामने से दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने टॉप प्लेन पे क्लिक किया, ठीक है, आप इसको 3D व्यू में कर रहे हैं। 3D व्यू कैसे होता है, आप रोलर, जो माउस का आपका रोलर है उसको आप क्लिक करके मूव करेंगे तो आपको ये मूव होगा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, अभी मैंने इसको किसी आइसोमेट्रिक व्यू पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं इसको टॉप प्लेन लेकर के या फ्रंट प्लेन लेकर के क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही इसको नॉर्मल टू में कर देगा। नॉर्मल टू क्या था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये नॉर्मल टू पे होता है। जैसे बाय मिस्टेक आपका प्लेन ऐसा रोटेट हो गया तो आपका स्केच जो है वो तिरछा दिख रहा है, तो उसको आप यहाँ से नॉर्मल टू करके उसको सामने पे ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं धीरे धीरे टूल्स के बारे में। ये जो बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं इनका हम यूज़ करेंगे। स्केचेस का दिया हुआ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला दिया हुआ है लाइन का। तो लाइन हमें क्रिएट करनी है, सिंपल यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि किस लाइन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे लाइन देखेंगे। लाइन के अंदर भी बहुत सारी लाइन दी हुई है। तो पहले हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, सॉलिड लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो सॉलिड लाइन सिलेक्ट हो जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड पे लेफ्ट साइड पे कुछ पैनल दिखेगा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, और उसके बाद एस्केप दबा दिया कीबोर्ड से। ठीक है, जैसे ही आप एस्केप दबाते हैं तो आपका ये जो रनिंग स्केच होता है उसमें आपका लाइन एग्जिट कर देता है। ठीक है, अब अगर आप इस लाइन पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज दिखाएगा इसकी, कि किस तरीके से आप इस लाइन को बना सकते हो, क्या क्या इसमें कर सकते हो। जैसे एक दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो अगर इस पर आप क्लिक करते हो, लाइन के ऊपर क्लिक है तो ये आपकी क्या कर देगा, लाइन को हॉरिजॉन्टल कर देगा। ठीक है, और जो ऑपरेशन आपने किया होगा इसके ऊपर, वो ऑपरेशन आपको इस ब्लैंक पे जो ये दिखा रहा है आपको, उस पर ये दिखा देगा हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको हॉरिजॉन्टल ना करके वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करिए, इसको डिलीट करिए, और उसके बाद इसी लाइन पे आप वर्टिकल पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी लाइन भी वर्टिकल होगी। अच्छा, हम क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक वर्टिकल कर रखा होगा तो इसी लाइन पे आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको देखो ओवर डिफाइंड एरर देगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे हो सकती है। तो इस वजह से दिखा रहा। तो अब आप इसमें से कोई एक डिलीट करेंगे तो वो लाइन अपने आप उसमें चली जाएगी जो आपने यहाँ डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है ये स्केच नो लॉन्गर अभी चला गया। तो अंडर डिफाइन का मतलब ये होता है अंडर डिफाइन और फुली डिफाइन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। सो ठीक है, तो अभी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी इसमें देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो लाइन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिक्स एक ऑप्शन दिया हुआ है। फिक्स का काम क्या होता है, जैसे अभी आप लाइन को माउस के जो रोलर है उससे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो ये लाइन मूव हो रही है। ठीक है, तो अगर आपने इस पर फिक्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है, सपोज फिक्स पे क्लिक कर दिया, तो फिक्स पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपकी लाइन फिक्स हो जाएगी। जब आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगी, और आपको यहाँ पे मैसेज भी दिखा होगा कैन नॉट ड्रैग दिस सिलेक्टेड आइटम इज फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन फिक्स रहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए तो आपकी लाइन फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमने ये देखा लाइन। हाँ, अभी इसमें और ऑप्शन क्या है हमारे पास देख लेते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, जब हमारा कोई लाइन हमने ऐसी बनाई जिसका हमें अपने मतलब जब उसको हम 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें उस लाइन का कोई इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन कैसी होती है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से लाइन बन के आती है। तो लाइन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी अलग अलग लाइन्स होती हैं जो जहाँ यूज़ होती हैं उसके हिसाब से बनती हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन कुछ इस तरीके से दिखती है। पहले एक
थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ, फिर डॉट डैश, फिर लॉन्ग लेंथ, फिर डैश, इस तरीके कुछ लिखती है। तो इसका जहाँ से यूज़ होगा वो हम देखेंगे बाद में। तो और एक हमारी आती है कि जैसे अब आप देख रहे होंगे कि 2 डायमेंशन है अभी, ये हम 2D में डील कर रहे हैं, तो एक एक्स अलॉन्ग होगा, एक वाई के अलॉन्ग होगा। तो अगर हमने इसको इनफाइनाइट लेंथ कर दिया तो क्या करेगा, ये एक्स के अलॉन्ग एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन बना देगा। ठीक, अब इसको जूम इन जूम आउट करेंगे। जूम इन जूम आउट करने के लिए आप माउस का जो रोलर है उसको आगे स्क्रॉल कर सकते हैं, बैक स्क्रॉल कर सकते हैं, तो उससे आपको दिखेगा। तो ये लाइन आपको एंडलेस दिख रही होगी, कभी नहीं रुक रही होगी। ठीक है, कोई इसका एंड पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा। और वही जब आप इसको इनफाइनाइट से हटा देंगे तो आपको ये फाइनाइट लेंथ की दिख रही होगी। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। अब इसको ये जूम बहुत करेंगे, कितना जूम करें, उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जूम टू फिट की बात की हमने, तो जूम टू फिट क्या करता है कि जो हमारे क्लोजेस्ट डायमेंशन होती है उसके पास ले जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल की, एक्स की, फॉर कंस्ट्रक्शन की बात कर ली, इनफाइनाइट लेंथ की बात कर ली। अब जो हमारी लाइन है उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन हमारी क्या है, एक्चुअली इसकी लेंथ होती है लाइन की लिए, तो उसकी लेंथ होगी। तो लेंथ क्या यहाँ पे कितनी है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 159.64 बाई डिफॉल्ट जो हमने ऐसे रैंडम जनरेट की थी वो इतनी कितनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको पर्टिकुलरली कुछ डायमेंशन देनी है तो यहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे हमने 160 सपोज एंटर कर लिया, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो mm में आएगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे MGA सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने यहाँ पे एंटर कर दी तो उतने की बन गई। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन की जो डायमेंशन है वो यहाँ भी शो करे इसी जगह पे, तो उसी के लिए एक ऑप्शन बनाया गया है यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में। ठीक है, अब इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि एक एरो भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी दी हुई है। ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। पहले हम आते हैं सिंपल अपना बेसिक स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया। जब आप क्लिक करोगे तो स्मार्ट डायमेंशन का टाइप मतलब फंक्शन जो है वो ऑन है। अब आप किसी भी लाइन पे क्लिक करोगे, तो मैं लाइन पे क्लिक किया तो ये आपको क्लिक करके ओके कर दिया, तो यहाँ पे आपका लाइन की जो डायमेंशन थी वो इसने दिखा दी। ठीक है, कि आपका डायमेंशन 1 ऑफ स्केच 2, या हमने जो बनाया है वो स्केच 2 है, उसकी डायमेंशन ये है 160 mm। इसको आप ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें लाइन के अंदर जो 2 ऑप्शन होती है। ठीक है, तो ये तो हमने एक सिंपल लाइन जो हम जब इस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो हमारी जो लाइन आती है उसके थ्रू हम इसको बना देते हैं। हम ये इसको किसी भी एंगल में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, अब देखिए जब आपने एक लाइन बनाई थी, ठीक है, जब भी आप कोई लाइन बनाते हो, सपोज यहाँ से मैंने आपको एक लाइन ली, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। जब आप खींच लो, ठीक है, उसके बाद जब आप एक बार और क्लिक करोगे तो ये आपके एंड पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए एक नई लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप ये कंटिन्यू कर सकते हो जब तक चाहो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक बार और क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद आपने एस्केप पर क्लिक कर दिया, तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हर एक जो लाइन ऑफ सेगमेंट है, जैसे ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है, तो इसकी आप डायमेंशन अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे स्मार्ट डायमेंशन मैंने लिया, मैंने इस लाइन को क्लिक किया और इसको इस लाइन के ऊपर क्लिक किया और मैं ऊपर की तरफ गया। ठीक है, मैं इस लाइन के ऊपर जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आपका ये जैसे 259.35 दिखा रहा है, तो मैं इसको एक्यूरेट कर देता हूँ, 260 कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे इस लाइन का हम देखते हैं तो ये लाइन है 350 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशन कर सकते हो। अब जैसे अभी एक चीज़ देखी हमने कि जब हम कोई भी स्लैंट लाइन है, जैसे इंक्लाइन लाइन है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे है, उस पर जब आप क्लिक करो तो 2 तरीके की लेंथ दिखा रहा है डायमेंशन में। एक हॉरिजॉन्टल दिखा मतलब वर्टिकल दिखा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है,
ठीक है, जैसे आप कोई भी लाइन की इक्वेशन देखते हो तो y इक्वल टू mx होती है, तो उसका कुछ x कंपोनेंट होता है, कुछ y कंपोनेंट होता है। वैसे यहाँ दिखा रहा है, ये जब इसके लेंथ के पैरेलल जब डायमेंशन दिखाएगा तो ये इसकी एक्चुअल डायमेंशन होगी लाइन की। जब इसका वर्टिकल देखोगे तो ये इसका x कंपोनेंट होगा, और जब ऐसे जाओगे तो ये इसका y कंपोनेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसी जिसकी जहाँ नीड होती है उसका हम यूज़ करेंगे। अभी हमें इसको ऐसे ही रखना है, तो इसकी डायमेंशन ऐसे दिखनी है। ठीक है, और हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे हमें इस लाइन के साथ कुछ एंगल पर रखना है, पर्टिकुलर एंगल पर रखना है, तो उसका भी यूज़ डायरेक्ट इस स्मॉल डायमेंशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे अगर इसके और इसके बीच में एंगल रखना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये लाइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन दिखाने लगा, अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम दूसरी लाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब दूसरी लाइन पे जब आपने क्लिक किया, दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, तो इसने कुछ एंगल दिखा रहा है आपको कि दोनों कितने एंगल पे हैं। तो आप इसको एक बार और क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक हम यूज़ करते हैं माउस की, इसके थ्रू इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे एंगल दिखा रहा होगा, तो सपोज हम इसको एंगल कर देते हैं 35। ठीक है, तो ये आपका एंगल दिखाने लगा कि ये और ये लाइन जो है एक दूसरे से 35 के एंगल पे हैं एक्स एक्सेस पे। ठीक है, चलिए इतना तो ये हम देखिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन दबाते हैं कीबोर्ड में, तो सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक्स एक्सेस में एरो दिखा है, वाई एक्सेस में एरो दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारा क्या है, ऑरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में ऑरिजिन दिखा रहा है, तो ऑरिजिन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है। सपोज ये आपका कहीं माउस को थोड़ा इधर उधर करो तो ये बिल्कुल इधर उधर जा रहा है। ठीक है, अभी आपका ऑरिजिन नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब आप ऑरिजिन पे क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं ऑरिजिन होगा। ठीक है, तो हम जब भी कोशिश करते हैं, अपने कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, तो उसको ऑरिजिन के क्लोज बनाते हैं, ऑरिजिन उसका सेंटर रखते हैं। ठीक है, तो जब आपको ऑरिजिन ना दिखे तो आप कीजिए सिंपल जूम टू पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो जब भी आप दिखाएंगे तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हमारा अंडर डिफाइंड, और अभी आपने देखा था जब हमने कोई एक लाइन बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद लाइन बनाने के बाद एस्केप दबा दी। ठीक है, लाइन पे जब मैंने दो प्रॉपर्टी कोई लगा दी थी, अभी एक प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल लगी हुई है। जब मैंने कोई और प्रॉपर्टी लगा दी जो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं करती, मतलब एक टाइम पे नहीं रह सकती हैं। ठीक है, या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है ओवर डिफाइन हो गया। ठीक है, ओवर डिफाइन का मतलब हो गया कि हमारा रीजनेबल नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो तीन चीज़ें दिखा रहा है। एक तो हमारा ओवर डिफाइन हो गया, जब मैंने एक को डिलीट कर दिया तो अंडर डिफाइन हो गया। ठीक है, द स्केच इज नो लॉन्गर ओवर डिफाइन, बता दिया था मैं। ठीक है, और उसके बाद एक होता है हमारा फुली डिफाइंड। फुली डिफाइंड ये बताता है कि अब इस मतलब जो भी हमने स्केच ड्रॉ किया है या जो भी ऑपरेशन किया है उस पर कोई भी काम होना नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो फुली डिफाइंड एक्चुअली क्या होता है वो हम देखेंगे। तो फुली डिफाइंड का मतलब होता है कि हमारा एक तो स्केच ऑरिजिन के पास होना चाहिए। ठीक है, और फुली डायमेंशनलाइज होना चाहिए। फुली डायमेंशनलाइज होने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ उस लाइन की या उस ज्योमेट्री की डिफाइन होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी इसी लाइन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसकी लेंथ अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये लाइन जो है वो ब्लू है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर डिफाइन। अब इसको फुली डिफाइन कैसे बनाएं। ठीक है, तो फुली डिफाइन बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी जो लाइन है। ठीक है, देखो इसका लाइन के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक इस लाइन का। जब इस लाइन का थोड़ी देर इसके माउस को इस लाइन के ऊपर रखोगे तो आपको इसका मिड पॉइंट दिखाएगा इस लाइन का। तो यहाँ पे मिड पॉइंट दिखाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर इस मिड पॉइंट को हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड में कंट्रोल्स, तो कंट्रोल के साथ आप इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और इस ऑरिजिन को, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, एक्चुअली डायमेंशन सिलेक्ट करें, इसको हटा देंगे थोड़ा सा। तो हमने क्या किया अपना, ये इस लाइन का जो ऑरिजिन है और इस जो ऑरिजिन का ये पॉइंट है, इसको जब क्लिक करेंगे एक साथ कंट्रोल लेकर के, यहाँ पे आपको देखो पैनल खुल के आ गया, प्रॉपर्टीज खुल के आ गया। ठीक है, इनके बीच में क्या कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हो। ठीक,
देखो रिलेशन दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग रिलेशन, अभी कोई रिलेशन नहीं लगा हुआ है इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा हुआ है, ठीक है। और सिस्टम हमारा अंडर डिफाइन है। अब हम इसमें क्या क्या रिलेशन लगा सकते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, वर्टिकल लगा सकते हैं। वर्टिकल लगाने से क्या होगा कि ये दोनों जो पॉइंट हैं आपस में वर्टिकल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं वर्टिकल हटा देता हूँ, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, ये दोनों क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, इसको अपनी जगह पे लाता हूँ। हमको देखना है कि हमें, मैंने कंट्रोल Z कर दिया, ठीक है। हमें देखना है कि हाँ हॉरिजॉन्टल का हमने देख लिया, ठीक है। वर्टिकल में मैंने देखा था कि ये जो दोनों पॉइंट हैं अपनी एक वर्टिकल लाइन में आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल का हमने देखा कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इसके साथ कोइंसिडेंट करना है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि उसका इस लाइन का जो मिड पॉइंट है और ये ऑरिजिन का जो पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो हमने कोइंसिडेंट पे क्लिक कर दिया। अब ये करने पे आपको एक चीज़ देखिए कि हमारा एक तो सिस्टम जो है फुली डिफाइन हो गया और ये लाइन जो पहले ब्लू थी वो ब्लैक हो गई। इसका मतलब ये है कि हम जब ऑरिजिन के क्लोज कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारा सिस्टम फुली डिफाइन है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसके जो मिड पॉइंट है, जैसे हम कंट्रोल Z करते हैं, इस लाइन को वापस अपनी जगह लाते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इसके मिड पॉइंट को इससे ना मैच करें, हम इसका एंड पॉइंट भी मैच कर सकते हैं, कुछ भी मैच कर सकते हैं। जैसे हमने इसका एंड पॉइंट लिया और इसका ये पॉइंट लिया, ओरिजिन लिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, कोइंसिडेंट कर दिया, तभी आपका जो स्केच है वो आपका फुली डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी किसी ज्योमेट्री की डायमेंशंस को ओरिजिन के साथ रिलेशन में दे देते हैं तो वो आपका एक्चुअली फुली डिफाइन हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ें हम बाकियों के लिए भी देखेंगे कि किस तरीके से सिस्टम को फुली डिफाइन रखा जा सकता है। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है कि अगर आप अपने सिस्टम को फुली डिफाइन रखें। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस लाइन को ये देखो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको सेव कर लीजिए क्योंकि आपने 20 मिनट तक आपने इसको यूज़ कर लिया है। तो एक्चुअली में सॉलिडवर्क्स में आप देखेंगे कि हर एक 20 मिनट पे आपको एक मैसेज देता रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसको सेव कर लीजिए ताकि आपका सिस्टम अगर क्रैश हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका गायब नहीं होगा, जो भी मॉडल ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सेव रहेगा हार्ड डिस्क में आपके। ठीक है, तो अभी हमने कुछ बनाया नहीं तो अभी हम सेव क्या करें, तो हम पहले बनाना शुरू करेंगे फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लाइन में देखा, अब लाइन में हम देखते हैं कि बाकी दो लाइन का क्या काम होता है। तो एक लाइन हमने सीख ली, ठीक है। अभी हम आते हैं एक सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन क्या है हमारी एक्चुअली, बेसिकली जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जैसे जो सिमेट्रिक होता है अपनी एक एक्सिस के अबाउट, जैसे आप बॉटल को ले लो या सर्कल को ले लो या फिर किसी पेन को ले लो, वो आपने देखा होगा कि वो अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो हम क्या करते हैं, उसका हाफ स्केच बना लेते हैं, उसको रिवॉल्व करा देते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक्सिस डिफाइन करनी होती है जिस एक्सिस के अबाउट उसको रिवॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो वही एक लाइन का काम करती है, सेंटर लाइन का काम करती है, ठीक है। तो यही सेंटर लाइन होती है। तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन पे जाएंगे और इसको हम ऑरिजिन के से ही स्टार्ट करेंगे और इसको वर्टिकल। अब आप देखोगे तो आप लाइन को जब रिलीज करते हो, ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंबल दिखाता है। देखो जब आप हॉरिजॉन्टल लाए तो आपको ये येलो कलर का एक हॉरिजॉन्टल वो दिख रहा होगा, स्क्वायर टाइप का, ठीक है। और ये आपको दिखा रहा है, इसमें पहला आपको दिखा रहा है 16.37 जो है इसकी लेंथ दिखा रहा है और एंगल आपको दिखा रहा है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री अगर इधर से जैसे काउंट करोगे तो इधर आपको ये 0 इधर दिखा रहा है, 180 इधर दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो क्योंकि सिस्टम है। अभी जैसे हम कभी करते हैं कि हमारा 0 इधर है फिर इधर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे ही ये क्या कर रहा है, देखो इधर इसने 180 कंसिडर किया हुआ है, इधर ये 0 कंसिडर, यानी कि इसका एंगल इधर से बढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो वर्टिकल पे जब पहुँचोगे तो ये लेंथ भी दिखा रहा है और ये एंगल भी दिखा रहा है आपका, ठीक है, 90 डिग्री है और वर्टिकल पे आ गया, ठीक है। तो जब भी आप ये येलो कलर का जो आपको राइट में ये पेंसिल के नीचे दिखा रहा है ना, ये आपको बताएगा कि आपको लाइन वर्टिकल है कि एंगल पे है। अगर आपकी किसी एंगल पर होगी तो ये सिंपल नहीं आएगा, जैसे आप हॉरिजॉन्टल का दोगे तो ये आपको दिखा देगा, ठीक है। अब देखो लाइन पे क्लिक कर दिया और मैंने स्केप दबा दी। अब ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो हमने लाइन बनाई थी और लाइन की प्रॉपर्टी पे जाके हमने उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया था, ठीक है। जो हमने जो लाइन ली थी उसको मैंने ड्रॉप किया
स्टेप लगा दिया। उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करके जब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे बनाया था, ये क्या कर रही थी, कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर रही थी, ठीक है। थोड़ी सी लेंथ पे डॉट पे, थोड़ी सी लेंथ पे डॉट, इस तरीके। तो हमारी जो ये जो सेंटर लाइन होती है वो भी कुछ इसी तरीके की होती है, ठीक है। बस अंतर ये होता है कि इसमें थोड़ा लेंथ की जो है, लेंथ हमारी इसके कंपैरेटिवली आपकी थोड़ी बहुत जो है वो शॉर्ट। तो ठीक है, तो ये हमारी होती है, कौन सी लाइन होती है, सेंटर लाइन, ठीक है। अब इसमें आपको दोनों चीज़ें दिख रही होंगी कि हमारा सिस्टम ओवर डिफाइन है, क्यों, क्योंकि हमारी ये वाली जो लाइन है ये तो हमारी ओरिजिन के साथ मतलब रिलेशन में है, ठीक है। रिलेशन आपको देखना है तो जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा एग्जिस्टिंग रिलेशन, कोइंसिडेंट, ठीक है। सिस्टम हमारा कैसा है, फुली डिफरेंट। यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है आपका फिक्स का, से आपको लाइन को पिक करना है, ठीक है। फिक्स कैसे, मतलब अभी देखो आपका ये वाला जो पॉइंट है तो इसके साथ फिक्स पे, मतलब कि इसके साथ मूव नहीं होगा, लेकिन इसके साथ बहुत रोटेट हो सकता है अगर आपको ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट नहीं लगा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस वाली लाइन को इसके साथ कंस्ट्रेंट कर दें, ठीक है, जैसे हम इसका ये वाला पॉइंट जो है तो कंट्रोल दबा के इस वाला पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसको मैं मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सिस्टम हमारा फुली डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जब हम इसको ले रहे थे तो यहाँ पे कोइंसिडेंट का मैसेज नहीं आया, मर्ज का आया। ऐसा क्यों, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा लाइनों को जब किसी एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो पहली बार जब आप ऐड करोगे कोइंसिडेंट दिखाएगा। उसके बाद जब आप कोई और लाइन उसके ऊपर ऐड करने की कोशिश करते हो तो वो क्या करेगा, उसी पॉइंट को मर्ज करेगा, क्योंकि आप उसी पॉइंट पे जो एक से ज़्यादा पॉइंट हो गए, मतलब दो से ज़्यादा पॉइंट हो गए, एक तो इस लाइन का, एक तो ऑरिजिन का, एक उसके बाद इस लाइन का। तो जब दो से ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे उस एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो वो उसके बाद मर्ज का ऑप्शन दिखाने लगे। तो आपको कोई मतलब उसमें अंतर नहीं है, आप उसकी जगह पर मर्ज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये देख रहे हो कि ये जो दिखा रहा है सिंबल, ये आपका वर्टिकल के लिए लिख के भी आ रहा है, और यहाँ पे आपका कंस्ट्रेंट जो है हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, ये आपका कोइंसिडेंट का लगा हुआ है। तो ये दिखा भी रहा है कि आपका किस किस के बीच में कॉन्सेंट लगा हुआ है। एक तो पहला दिखा रहा है कि जो पॉइंट 1 है वो ऑरिजिन का है, दूसरा है हमारा पार्ट 2 का, और दूसरा है हमारा इस लाइन का एक पॉइंट और इस एक लाइन का, ठीक है। तो ये हमारा दो लाइनें हो गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा हमारा मिड पॉइंट लाइन क्या है। देखते हैं, जैसे अभी हम ये लाइन बना रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था कि हमने एक जगह से पॉइंट लिया, उसको पहला रेफरेंस पॉइंट मानते हुए वो एक लाइन बना रहा था किसी एक डायरेक्शन के लिए, ठीक है। या तो हम इधर बना सकते हैं, जैसे मैंने दोबारा सीख लिया, और अगर मैंने इस तरफ किया तो वो एक ही तरफ बना रहा है, या इस तरफ बनाएगा, या इस तरफ बनाएगा, या डाउनवर्ड बनाएगा, या अपवर्ड बनाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन जो है वो एक मिड पॉइंट के अबाउट दोनों तरफ बनाए, या वर्टिकल डाउनवर्ड या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्लिक किया, अब देखो ये जब आप लाइन बना रहे हो तो ये दोनों तरफ इक्वल लेंथ की है और दोनों तरफ बन रही है, ठीक है। जिसको आप किसी भी एंगल पे बनाओगे, हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाओ, कैसे भी बनाओ, ठीक है। तो ये दोनों तरफ बनेगी, ठीक है। अब आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, देखो तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी अपने आप लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल की लगी हुई है क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था। अगर मैं इसी एंगल पे बनाता तो ये हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। और ये फिर मुझे ऐड करनी पड़ती बाद में। जैसे मैं चाहूँ तो अभी यहाँ से हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी को राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ, और मैं इसको जैसे मूव करूँगा तो ये मेरी मूव होगी, ठीक है। और उसके बाद अब, और हमने देखा था किसी भी हम सॉलिड लाइन को अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। बाकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिक्स ये हमने देख लिया। और ये चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखी, ये हमारी क्या है, इस लाइन की लेंथ, और ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दूँ, सपोज 20 कर दूँ, तो ये हमारी लाइन कहाँ चली गई, एक्चुअली एक मिनट, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वहाँ से दोबारा से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ एंगल पे ड्रॉ करते हैं ताकि हम उस एंगल को देख सकें कि किस तरीके से एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो हम लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे एंगल देखो 5 डिग्री का दिखा रहा है। आप यहाँ चाहो तो एरो से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट के अबाउट। उसी से अभी हम 45 पे रखना चाहते हैं तो 45 पे आ गया। 90 रखेंगे तो हमारी वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, और हम इसको अगर कुछ और रखते हैं, जैसे 120 रखते हैं, तो ये हमारी इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये हमारा लाइन कमांड। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि किस तरीके से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के अंदर दो चीज़ें और देखते हैं। एक तो हमने क्या देखा कि स्मार्ट डायमेंशन का हम जब यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं लाइन पे तो ये इसका एक्चुअल लेंथ दिखा रहा है। ये हमने देखा था कि इसका वाई कंपोनेंट होगा, और ये जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा दिखाता है स्मार्ट डायमेंशन। अब अगर हमने स्मार्ट डायमेंशन नहीं लिया, हम सपोज हमने ले लिया ये पे हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल पे क्या करेगा, ये सपोज हमने लाइन पे क्लिक किया तो ये हमेशा क्या करेगा, ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स कंपोनेंट दिखाएगा। ठीक है, आप लाइन के ऊपर क्लिक करो, लाइन के 2 पॉइंटों पे क्लिक करो, ये हमेशा आपको वही दिखाएगा। जैसे आप 2 पॉइंटों को क्लिक करोगे ये भी तब भी आपको ऐसे दिखाएगा। ठीक है, एस्केप दबा दिया। अब यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे जैसे आप सिंबल दिखा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, दो वर्टिकल लाइनों या दो वर्टिकल पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दिखाएगा आपको। वैसे ही यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन दिया हुआ है। वर्टिकल डायमेंशन क्या करेगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइनों या दो हॉरिजॉन्टल पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को दिखाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा, ये देखो क्या दिखा रहा है। ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइनों के बीच की या दो हॉरिजॉन्टल पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दिखाएगा। एक तरीके से इसको आप कह सकते हो कि बाई एक्सिस के अलाउंग कोई 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस को दिखाएगा। ठीक है, और वही काम हम स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू मतलब आसानी से कर सकते हैं, जो इनका इंडिविजुअली आप यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात लाइन की। अब हम इसको काम करते हैं, तो ये स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट है, इसको हटाते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं डिलीट। यहाँ पे हमने अभी तक एक चीज़ को देखा है कि ज़ूम टू फिट का यूज़ होता है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट भी इसका दिया हुआ है, आप ऐप के यूज़ करके इसका मतलब ज़ूम टू फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें हमने सारी चीज़ें देख लेती हैं। अब हम आते हैं कि हमारा जो है रेक्टेंगल ले लें। तो यहाँ पे भी जैसे लाइन में हमारे बहुत सारे दिखा रहा था तीन, उसी तरीके से रेक्टेंगल भी जो हमारा है वो भी अलग अलग तरीके से बन सकता है। रेक्टेंगल में हमारा मतलब जो रेक्टेंगल ना कह करके इसको कह सकते हैं कि हमारा एक मतलब जो 4 लाइनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो उनकी हम बात करते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसे जो हमारे हैं मतलब चार लाइनों वाले जो जिसकी आमने सामने की लाइनें पैरेलल होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम पे आपने जानते हो कि उसकी जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, बट जो मतलब इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका समेशन तो 360 होता है, बट वो पर्टिकुलरली 90 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉर्नर रेक्टेंगल है, सेंटर रेक्टेंगल है, तो हम पहले एक बात करते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। तो कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होता है, हमेशा कोशिश हम ये करेंगे कि हम जब भी स्टार्ट करें हम अपने ऑरिजिन से ही स्टार्ट करें, ताकि हमको बाद में कंस्ट्रेंट ना लगाना पड़े, तो हमारा सिस्टम हमारा फुली डिफाइंड है। क्योंकि जैसे हम सपोज हम यहाँ पे मैंने पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखो हुआ क्या, मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया तो इसने उसी पॉइंट से रेक्टेंगल बनाना शुरू किया। अब ये मैं दूसरी तरफ ले जा सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। अब इस पर जब आप थोड़ी देर रुकोगे तो आपको दिखेगा एक्स और वाई, एक्स की डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स की डिस्टेंस हमारी मतलब ये लेंथ है जो हम ये एक्स की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप देखोगे तो फिर एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये मैं वाई की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो देखो वाई चेंज हो रहा है बहुत तेजी।
ठीक है, तो ये हमारा एक्स और वाई है जो दिखाता है, लेकिन हम अपने हिसाब से डायमेंशन नहीं करेंगे। अब देखो मेरा, हाँ मैं बात कर रहा था कि अगर हम इसको जैसे रैंडमली मैंने इस पॉइंट से किया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके किया, और इस सिस्टम को फुली डिफाइन करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है अंडर डिफाइन। तो फुली डिफाइन करने के लिए मुझे किसी का कोई एक पॉइंट, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ ये पॉइंट लिया, कंट्रोल कंट्रोल के साथ ये पॉइंट लिया, और मैंने यहाँ पे कोइंसिडेंट कर दिया। अभी ये मेरा जो सिस्टम है वो देखो हाफ फुली डिफाइंड है। आप देख रहे होगे हाफ, 2 लाइनें इसके ब्लैक दिखा रहा है, 2 लाइनें इसके ब्लू दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये इसके साथ कंसेंट्रिक तो हो गया, बट हमने इस सिस्टम की डायमेंशन को डिफाइन नहीं किया है। मतलब अभी ये रैंडम है, अभी आप इसके किसी पॉइंट को लेकर के खींचोगे, ड्रैग करोगे ऊपर नीचे, कि आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंडर डिफाइंड, फुली डिफाइंड, और सिस्टम हमारा ओवर डिफाइंड, ये सब चीज़ें ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डायमेंशन लेंगे और इसकी ये लेंथ, देखो बाय डिफॉल्ट जब मैंने इस लाइन पे क्लिक किया तो इसने 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंटों के बीच में ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस वर्टिकल में दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है, उसके पैरेलल दिखाएगा। इसको सपोज मैं 30 कर दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप मतलब हर डायमेंशन को, जब भी आप कोई ज्योमेट्री बना रहे हो तो उसकी डायमेंशन को हमेशा रखो, क्योंकि हाँ इन फ्यूचर हमें कोई डायमेंशन अगर चेंज करनी पड़ती है तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिस्टम लगभग हमारा 75% जो है वो हमारा फुली डिफाइंड हो गया, लेकिन अभी 25% रह गया, क्योंकि हमने अभी इस जो रेक्टेंगल है उसकी एक डायमेंशन को दे दिया है। और जैसे मैं दूसरी डायमेंशन भी दे दूंगा, सपोज मैं ये दे देता हूँ, इसको मैंने दे दिया 60। ठीक है, अब मैं जब इसको 60 डिफाइन करूँगा, ओके करूँगा, ठीक है, तो अब देखो ये सिस्टम हमारा फुली डिफाइंड हो चुका है, इसमें अभी कुछ करने के बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस जब डायमेंशन के ऊपर इधर क्लिक करोगे तो इसको ऊपर नीचे जितनी लेंथ पे रखना है, डिस्टेंस पे रखना है, वो आप कर सकते हो। आपको इसे इस तरफ ना रख करके इस तरफ रखना है तो आप इस तरफ ड्रैग कर लेना। ठीक है, अब जैसे आपका ये स्केच बना हुआ है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि इसकी डायमेंशन को आप यहीं से चेंज करो, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से आप जो लेंथ है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लेंथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बात की रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अभी हमने एक बात की थी कॉर्नर रेक्टेंगल। तो कॉर्नर रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, बेसिकली जो हमारा जब उसको लेते हो आप, तो वो एक पूरे एक रेक्टेंगल के एक कॉर्नर पॉइंट को पकड़ता है और उसके थ्रू क्या करता है, वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे रेक्टेंगल, इसको हम करते हैं डिलीट। मैंने क्या किया, सिलेक्ट कॉल किया और कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरा देखूंगा सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया हमारा, कि अब देखो सेंटर रेक्टेंगल में हमारा क्या होगा, जब भी हमारा पॉइंट कौन डिफाइन है, चलिए देखो कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल में पॉइंट हमारा डिफाइन हो रहा था कॉर्नर। सेंटर रेक्टेंगल में हमारा पॉइंट डिफाइन होगा सेंटर का। इसका मतलब ये है कि जब हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा तो वो अपने सेंटर पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इक्वल दोनों तरफ, लेफ्ट राइट और टॉप एंड बॉटम, ठीक है, ड्रॉ होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो उसके डायगोनल की तरफ बढ़ रहा है, डायगोनल की डायमेंशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, और बाकी इसको ओके किया। अब देखो अगर मैं इसको, अब देखो ठीक है, ये हमारा देखो इसके साथ कंसेंट्रिक हो गया, लेकिन अभी हमारा ये जो है पूरा ये सिस्टम हमारा अंडर डिफाइंड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन दे देंगे, डायमेंशन दे देता हूँ 75, और इसको आप अगर इसको भी अगर आप 75 दे दो तो आपकी जो रेक्टेंगल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्क्वायर में, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे हमारा सिस्टम हमारा फुली डिफाइंड हो गया। ठीक है, और डायमेंशन में दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेंटर रेक्टेंगल। ठीक है, उसी तरीके से हमारा आता है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से।
इसको अनसिलेक्ट करते हैं और इसको टोटल सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं और हम बात करते हैं किसी 3 पॉइंट रेक्टेंगल। देखो देखो जब इसके ऊपर आप देख रहे होगे तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल का मतलब क्या है? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमारे कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं कॉर्नर कॉर्नर पे, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल में हमारा क्या होगा कि 3 कॉर्नर के पॉइंट को डिफाइन करेगा, उसके हिसाब से रेक्टेंगल बना लेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी 3 पॉइंट 1 2 और 3। तो जब मैंने 3 पॉइंट किसी भी जगह पर डिफाइन किए, मतलब किसी भी लोकेशन पे मैंने 3 पॉइंट डिफाइन किए, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना क्या कर लिया, एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लिया, मतलब फ्रेम कर लिया। अब देखो 3 पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट लिया, ठीक है। तो उसमें रेक्टेंगल इस तरीके का क्यों बनाना? क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की जितनी भी साइड होती हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। तो वो क्या करेगा, ये लाइन ड्रॉ करेगा, पहले 2 पॉइंट को लेकर ये लाइन ड्रॉ करेगा, उसके बाद ये और ये लाइन को इस लाइन के परपेंडिकुलर रखेगा, फिर ये लाइन ड्रॉ करेगा, फिर ये इसके पैरेलल ये बना देगा, ये बना देगा। तो इस तरीके से हमारा ये रखा है। अब इसी को हम चाह करके हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये सिलेक्ट है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, पहला एक पॉइंट लेंगे यहाँ, दूसरा पॉइंट लेंगे हॉरिजॉन्टल में। कैसे पता चला हॉरिजॉन्टल है? ये आपको पेंसिल के नीचे येलो हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, छोड़ दिया, और उसके बाद देखो वर्टिकल। अभी देखो बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल ही आएगा, क्योंकि इसके बीच में एंगल तो 90 उसको रखना है। अब ये पॉइंट इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, ये रहेगा 90। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ये काम होता है हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल का। उसी तरीके से हमारा है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। ये हमारा था 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। ये एक तरीके से इन्हीं के सब रेक्टेंगल के मतलब बनाने के तरीके हैं, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल क्या है। अब इसमें हमें देखो क्या करना है, एक हमारा 3 पॉइंट कौन सा डिफाइन करना है। 3 पॉइंट हो गया हमारे, एक सेंटर का पॉइंट, एक किसी लाइन के मिड का पॉइंट और एक कॉर्नर का पॉइंट, ठीक है। तो जैसे हम बनाते हैं, देखो एक पॉइंट, पहला पॉइंट होगा हमारा इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मांग रहा है ये किसी भी एक्सेस का मिड पॉइंट, ठीक है। ये देखो जब मैंने यहाँ दिया था उसके बाद इसने बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये डायगनली जो पॉइंट है कॉर्नर का वो डिफाइन कर दिया, उसके हिसाब से इसने बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो हमें मतलब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से बनाते रहेंगे। अब देखो, अब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम बनाते हैं तो पैरेललोग्राम में देखो, पैरेललोग्राम में क्या होगा कि 2 पॉइंट हमने बना दिए, हॉरिजॉन्टल लगते हैं ताकि वो दिखे, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम तो हमें पता ही है कि हमारा अंदर के जो कोई भी एक एंगल है, जरूरी नहीं कि सारे 90 हों, इसमें 90 हो भी सकता है। देखो 90 भी हम रख सकते हैं, 90 से कम भी रख सकते हैं, 90 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पैरेललोग्राम में है। जब थर्ड पॉइंट आप डिफाइन करते हो तो वो किसी भी जगह पर मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। जब मैंने इसको यहाँ पे ला करके इसको ओके कर दिया, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये देखें कि ये पैरेललोग्राम का जो ये एंगल है वो कितने का बना है, ठीक है। बाकी हम डायमेंशन तो इसके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डायमेंशन पे क्लिक किया मैंने और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे दे दिया कुछ भी दे दिया, इसका सपोज 795 और इस लाइन को दे दिया मैंने 1015, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो एंगल देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था कि जब आप किसी 2 लाइन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यूसली 2 लाइनें एक साथ क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी इस पर क्लिक किया और उसके बाद जब आप एक लाइन पर क्लिक करते हो तो उसकी डायमेंशन दिखाता है, भले आपने डिफाइन कर दी हो उसके बावजूद, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे फिर इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ का एंगल दिखा देगा, ठीक है। तो आप इस एंगल को अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं इसको रख सकते हो। तो ये हमारे अभी हमने 2 टूल सीख लिए, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल का और ये हमारा इसका लाइन का। तो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं टूल्स सर्कल की, ठीक है। सर्कल की बात करेंगे, फिर हम थोड़ा अपना जाएंगे किस तरीके से हम इधर 3D मॉडल 3D जो हमारे फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे उनको भी सीखते रहेंगे।
तो हम बात करते हैं सर्कल। सर्कल सर्कल को आपको पता ही है कि क्या होता है, कि एक सिंगल रेडियस होती है, उसके हिसाब से बनता है। ठीक है, तो सर्कल भी इसमें दिए हुए हैं दो तरीके से बनाने हैं। हमें वैसे हर तरीके से जरूरी नहीं है कि मतलब जितने दिए हैं उनका यूज़ करें। हम बेसिकली मतलब ज़्यादातर जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम यूज़ करेंगे, तो हम मतलब जो पहला बेसिक फीचर दिया होता है, मतलब पहला बेसिक जो स्केच का टूल दिया होगा, हम उसी को यूज़ करेंगे। हम इनका अंदर कभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल में भी देखो, सर्कल पे जब आप क्लिक करो उसको, ठीक है, तो हम सर्कल लेते हैं। तो सर्कल में क्या होता है, एक्चुअली हमें क्या होता है, एक सेंटर डिफाइन करना पड़ता है, रेडियस डिफाइन करनी पड़ती है। जब हम दो चीज़ें डिफाइन कर देते हैं तो हमारा एक सर्कल जनरेट हो जाता है। ठीक है, हमने सर्कल का ऑरिजिन हमने इस ऑरिजिन के साथ डिफाइन कर दिया। अब देखो, ये हमारा दिखा रहा है उसकी रेडियस, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे रेडियस तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये रेडियस मांग रहा है, तो आप एक रैंडम की जनरेट कर दो। उसके बाद क्या करो, आप स्मार्ट डायमेंशन पे जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो, ये देखो आपको डायमीटर दिखाने लगा। तो आप इसको सपोज 25 mm को बनाना चाहते हो तो 25 mm को बना देगा। देखो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डायमेंशन जो है बहुत दूर बनेगी जाके। हम क्या करेंगे, डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, जूम को करते हैं, उसके बाद इसको दोबारा डायमेंशन बना देंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जैसे ये एक सर्कल आपने इधर पे ही बना दिया, मतलब ऑरिजिन से कोइंसिडेंट नहीं कराया पहले से ही, तो आप क्या कर सकते हो सिंपली, ठीक है, इस पॉइंट को लो, तो कंट्रोल के साथ इस पॉइंट को लो, और यहाँ पे आपको पता ही है अब मर्ज का ऑप्शन क्यों आ रहा है, कि आप पहले से ही वॉल्यूम यहाँ पे लिखी हुई। ठीक, तो मर्ज तभी आएगा जब आपका मतलब एक ही लोकेशन पे दो से ज़्यादा पॉइंट कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। जो सपोज अगर यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है वो ना होता तो क्या होता, तब आप जब आप इसको मर्ज कर रहे होते इसको और इस पॉइंट को, तो देखो आपका कोइंसिडेंट का ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपने कोइंसिडेंट कर दिया, आपको बन गया। और इसकी डायमेंशन कर देंगे सिस्टम को फुली डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके जिस तरीके से हमने मतलब एक पहला यूज़ कर लिया इसका टूल, उसी तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट पैरामीटर मतलब पैरामीटर के आपको कोई 3 पॉइंट करना है। ठीक है, इसका जब जैसे एक ये पॉइंट ले लिया पैरामीटर को, एक इधर कहीं होगा। अब देखो ये जो 2 पॉइंट आपने डिफाइन कर दिए हैं, अभी जो सर्कल बना रहा होगा ये उसके पैरामीटर सही होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ उसका कितना बड़ा भी सर्कल, कितना छोटा सर्कल बना सकते हो, लेकिन एक मिनिमम सर्कल कितने का बनेगा, इन 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कल का डायमीटर बता रहा है, तो उससे छोटा सर्कल ये भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो उससे बड़ा ही बनाएगा हमेशा। ठीक है, तो मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ डिफाइन कर दिया और ये सर्कल इसने बना लिया। तो उसको कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये 2 बेसिक चीज़ें मिलती है सर्कल की। ठीक है, बाकी इनको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स पे। ठीक है, हमने देख लिया, लाइन देख लिया, और रेक्टेंगल में सारी चीज़ें देख ली, सर्कल में 2 चीज़ें थी वो भी देख ली। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये तो हमारा पूरा सर्कल है, अब हमें चाहिए कि इस सर्कल का कोई एक हिस्सा, मतलब एक कोई हमारा सेगमेंट चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, या आर्क चाहिए, पर्टिकुलरली हमें किसी एंगल का आर्क चाहिए, जिससे हमें 30 डिग्री का आर्क चाहिए, तो हम ये पूरा सर्कल नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कि ये देखो आर्क का ऑप्शन दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट आर्क दिया है, टेंजेंट आर्क दिया है, 3 पॉइंट आर्क दिया है। तो यहाँ पे बहुत से आर्क बनाने तरीके हैं। ठीक है, पहला तो हमारा सेंटर पॉइंट आर्क है, तो सेंटर पॉइंट आर्क में वही होगा, हमारा एक सेंटर डिफाइन होगा, एक रेडियस डिफाइन होगी, उसके बाद वो उसके हिसाब से आर्क जनरेट करेगा। तो इसको बना के देखते हैं। तो हमने पहले ये पॉइंट दे दिया सेंटर, अब हमने ये रेडियस डिफाइन किया। अब देखो ये आर्क बना रहा है। ठीक है, रेडियस कांस्टेंट है, आर्क बना देगा, और जितना एंगल का हमें चाहिए उसके हिसाब से हमने बना लिया। सपोज मुझे इतना एंगल का चाहिए, ये इसने यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। अब देखो
जब आप इसकी स्मार्ट डायमेंशन करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी रेडियस दिखाएगा। इसके बाद दबाते हैं, फिर से लेते हैं और इस लाइन पर क्लिक करते हैं, फिर आपको इसकी रेडियस दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि आपका ऑरिजिन किस लोकेशन पे है। तो यहाँ से आपका लोकेशन किस रेडियस का आर्क है वो आर्क दिखा दिया, उसकी डायमेंशन दिखा रहा है। ठीक है, इसको सपोज मैं 245 पे कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहते हो कि इसके बीच का एंगल कितना है वो पता चल जाए, या मतलब कितने एंगल का ये सेगमेंट है, तो उसके लिए आप सिंपली करो। ठीक है, इसके 2 पॉइंटों को सिलेक्ट कर लो स्मार्ट डायमेंशन को लेते हुए। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं दिखा रहा, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हो। आप एक काम करो, एक ये कंस्ट्रक्शन लाइन जिसको हम सेंटर लाइन भी बोलते हैं, उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो, स्केप दबा करके एक बार और ले लो, यहाँ से ड्रॉ कर लो। अब क्या करो, आप स्मार्ट डायमेंशन पे जाओ, ये 2 लाइनें सेलेक्ट करो, तो आपको यहाँ पे इसका एंगल दिखा देगा। ठीक है, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, सेगमेंट आपको 60 डिग्री वाला चाहिए तो 60 डिग्री का जो आर्क है वो आपको मिल जाएगा। देखो, जब हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इनका भी वैसे यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। जब इनका यूज़ आता जाएगा तो हम इसके बारे में भी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे ये आपको बेसिक चीज़ दिख रही होगी। ठीक है, ये होती है हमारा कि जो हम डायमेंशन ले रहे हैं वो कितने मतलब डेसिबल के कितने डिजिट बाद एक्यूरेसी ले रहे हैं। ठीक है, तो वही दिखा रहा है। अगर हमारी डायमेंशन पॉइंट के बाद भी कुछ जा रही है तो उसकी एक्यूरेसी हम कहाँ तक लेंगे, वो चीज़ें दिखने के लिए होता है। ठीक है, सपोज जैसे इसकी डायमेंशन अगर हम लें, इसको हम डिफाइन करें तो 45.34 ये सपोज ऐसा कुछ दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू तो बहुत सारी डाली थी इतनी, लेकिन ये दिखा रहा है इतनी, ऐसा क्यों? ठीक है, तो वो इसीलिए है क्योंकि जब अपने इस पर क्लिक किया मैंने डायमेंशन पे, तो यहाँ पे 0.12 है, मतलब डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक दिखाता है। अगर आप इसको बढ़ा देते हो, सपोज मैंने इतना कर दिया, तो ये आपको क्या करेगा, जितनी हमने वैल्यू दी थी उतनी देगा, उसके बाद जितने डिजिट एक्स्ट्रा डिफाइन किए हैं वहाँ पे आपको 0 0 कर देगा। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से जहाँ पे ज़रूरत है उसको, जब हम इसकी ज़रूरत पड़ती है जब जैसे 2D ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा टॉलरेंसेस का हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए होता है कि हमें क्या करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो हमारी डायमेंशन होती है वो कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ लो कि रफनेस या फिनिश है जो, तो उसकी एक मतलब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लिमिट होती है। ठीक है, एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट डायमेंशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉलरेंसेस लगाते हैं, मतलब ऐसी वैल्यूज लगाते हैं जो मतलब कंपनसेट करती है उसकी मतलब क्या बोल सकता हूँ उसको, मतलब ओवर डायमेंशन और जो मतलब कम डायमेंशन हो सकती है उसको कवर करती है, एक तरीके से कह सकते हैं ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि 245 प्लस 0.1 और माइनस 0.1। ठीक है, तो इस रेंज को हम कंसिडर कर सकते हैं, तो उसका हम यूज़ करेंगे आगे, तो देखिए अच्छे से। तो अभी हमने यहाँ देख लिया ये 3 चीज़ें और ये सेंटर पॉइंट आर्क। अब हम आते हैं टेंजेंट आर्क। देखो टेंजेंट आर्क क्या होता है, टेंजेंट आर्क को बनाने के लिए हम देखते हैं, पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन बनाई, स्केप दबाया, फिर मैंने क्या किया, टेंजेंट आर्क को लिया, सेल्फ क्लिक करोगे टेंजेंट आर्क आ गया। ठीक है, तो जब आपने इस पॉइंट को, जब इसको लेकर के आपने किसी ऐसे पॉइंट पे मतलब जहाँ कुछ है नहीं वहाँ पे क्लिक किया, तो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ ए स्केच सेगमेंट। किसी एक स्केच का एंड पॉइंट सिलेक्ट करो जहाँ के साथ ये टेंजेंट बनाएगा, क्योंकि टेंजेंट बनाता है जब कोई आर्क है तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर लाइन के साथ होता है, या किसी दूसरे मतलब सर्कल या एलिप्स कोई भी होगा उसके साथ बनाएगा। तो हमारे देखो जैसे इसीलिए मैंने एक लाइन बनाई, तो मैंने इसका कोई एंड पॉइंट ले लिया ये, अब देखो इसने इसके साथ बना दिया। ठीक है, अब ये सर्कल जो है इसका कितना भी हो सकता है, पूरा हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक, अब देखो जब
अभी मैंने कर्व को छोड़ा नहीं, ठीक है। देखो इसी पॉइंट पे जब आप दोबारा जाओगे तो ये कर्व इस तरफ से स्टार्ट होगा, फिर से जाओगे ये इधर से स्टार्ट होगा। तो मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको इस तरफ का चाहिए तो आप एक बार इस पर जा करके फिर मूव करो, फिर इस पर जाके मूव करो, तो आपके दोनों तरफ का दिखाएगा, ठीक है। तो मुझे सपोज कुछ चाहिए इस तरीके का और मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। मैंने इसके दबाए। अब देखो मैं बाकी तो वही ऐसे सारी डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे डायमेंशनिंग कर ली, ठीक है। तो ये हमारा था हमारा सेंटर पॉइंट होगा। अब वैसे ही हमारा आता है 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट आगे हमारा क्या होता है कि हमें कोई 3 पॉइंट डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट डिफाइन करेंगे तो पहले तो होंगे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से अच्छा एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि 3 पॉइंट आर्क क्या है। तो 3 पॉइंट आर्क में हम बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं कि देखो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका किस तरीके से हमारे बनेगा। एक्चुअली हम डिफाइन करेंगे जो हमारा कोई 2 एंड पॉइंट, ठीक है। हमने 2 एंड पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, इंक्लाइन हो सकते हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये हमारा क्या बना रहा है, आर्क बना रहा है। अब इस आर्क की जो रेडियस है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देखो इस वाले में मैं इसको पहले यहाँ बना के रखता हूँ और एक ये बना करके रखता हूँ, ठीक है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें जो रेडियस है वो हमें पता है, उसका ओरिजिन पता है। इसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट है और इसका ओरिजिन इसी की लाइन के मतलब जहाँ से इसने स्टार्ट किया है उसी लाइन के हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। या फिर मतलब उसी के अलॉन्ग होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन इस आर्क में आप देख रहे होंगे जब आपने ये ड्रॉ किया होगा, जैसे आप ये ड्रॉ करें, ठीक है, कोई 2 पॉइंट लेकर के हमने ड्रॉ किया, तो इसमें रेडियस भी चेंज हो रही है, ठीक है, एंगल भी चेंज हो रहा है, इसका जो ऑरिजिन है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 पॉइंट आर्क इसीलिए बोलते हैं इसको। ये हमारा कोई पर्टिकुलर रेडियस जैसे बहुत हाई रेडियस का चाहिए हमें, आर को छोटा चाहिए लेकिन उसकी रेडियस बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये देख रहा हो जैसे आप इसमें रेडियस दिखा रहा है 3294 करके आ रहा, तो जैसे इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 3295 कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे अब वही चीज़ मैं अगर इसका देखूँ तो इसका रेडियस कितना दिखाता है, ये आपका 2180 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस सेंटर का डिफरेंस है। अगर आपको छोटा आर्क चाहिए मतलब ज़्यादा रेडियस का तो उसके लिए हम कभी यूज़ करेंगे इसको 3 पॉइंट आर्क का अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी जब हम इसको एक कंप्लीट क्लोज ज्योमेट्री बना करके फीचर्स पे जाएंगे तो इसका मतलब और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको करते हैं डिलीट। और हमने यहाँ पे 4 टूल जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं, ठीक है। कुछ इसी तरीके से सिंपल है हमारा ये एलिप्स है, ठीक है। तो एलिप्स को भी समझ लेते हैं। एलिप्स क्या है, एलिप्स एक बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि सर्कल का एक ग्रुप है जिसमें मतलब एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। सर्कल में अगर हम देखें तो मेजर और माइनर एक्सिस की सेम रेडियस होती है जो सर्कल बन जाता है। और इसमें हमारा मेजर एक्सिस ज़्यादा होती है या मतलब कम होती है, कह सकते हैं किसी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2 एक्सिस डिफाइन होती है और एक सेंटर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब आप इसको ले करके ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपको सेंटर से ड्रॉ करने को सेंटर से ड्रॉ करेगा। तो सेंटर पर क्लिक किया और ये देखो ये पहली लाइन दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल के लिए, और मतलब इसको आप किसी भी एंगल पे सकते हो। तो एक्चुअली ये बेसिकली दिखा रहा है इसकी मेजर एक्सिस जो ज़्यादा हो, अगर आप इसको कम रखते हो तो इसकी माइनर कहलाएगी। अब ये बेसिकली है तुम्हारी मेजर एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आप इसको जब नीचे की तरफ लाओगे एक बार क्लिक करने के बाद, तब ये आपको माइनर जो उसकी माइनर एक्सिस है उसको रेडियस बता रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है इसकी मेजर रेडियस को, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है इसकी स्मॉल रेडियस माइनर रेडियस को, माइनर एक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है,
कि एक्स ऑरिजिन कहाँ है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है, उसको अगर आप चेंज कर दोगे तो उसके सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सपोज मैं इसको एक्स पे 1 पे कर दिया, तो ये भी चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसके साथ कंसेंट्रिक पे लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका ऑरिजिन पे स्ट्रेट का है। और देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मेजर एक्सिस, ये इसकी माइनर एक्सिस, रेडियस 1 रेडियस 2 के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेजर, और इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आगे डायमेंशन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एलिप्स था। तो एलिप्स में ये बाय डिफॉल्ट जो आपको है 4 पॉइंट दिखाएगा। देखो, एक ये वर्टिकल ऊपर दिखा रहा है, एक ये नीचे, ये और ये। तो ये मैंने एलिप्स की बात कर ली। और उसी तरीके से जैसे हमारा हमने सर्किल के लिए आर्क देखा था, वैसे हमारा एलिप्स के लिए होता है पार्शियल एलिप्स। अगर आपको क्लोज एलिप्स नहीं चाहिए, कुछ मतलब ओपन एलिप्स चाहिए, तो उसके लिए भी वही बन जाएगा। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, सेंटर डिफाइन करेंगे, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और उसके बाद जब आप इसको घूमोगे ये आपको दिखाएगा सेगमेंट, कितने का आपको एलिप्स बनाना है। सपोज मुझे इतना एलिप्स चाहिए, तब इसकी भी ज़रूरत पड़ती है आगे स्केचेस जब हम मतलब कोई ज्योमेट्री बनाएंगे किसी इमेज को लेकर के या किसी 2D ड्राइंग को लेकर के, तो उसमें देखेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसका हम यूज़ करेंगे इसके। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना है कि मतलब इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी जब इसकी आप डायमेंशनिंग करोगे, ठीक है, तो डायमेंशनिंग देखो आपको ऐसे मतलब यहाँ पे क्लिक करने पर कुछ भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस सेम तो है नहीं, यहाँ पर इक्वल रेडियस तो है नहीं, इसकी मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, इसीलिए आपको उसकी डायमेंशन कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से लेके ये है मेजर एक्सिस, तो आप क्या करो, इसका ये पॉइंट और कंट्रोल के साथ ये पॉइंट, जब आप 2 पॉइंट लोगे तो ये आपकी ये डिस्टेंस, ये आपकी मेजर रेडियस हो गई। ठीक है, ये आप इसको डिफाइन कर लो 11,000, जो भी है, इतनी डायमेंशन तो नहीं रहेगी हमारी, मतलब कम ही रहेगी, क्योंकि 11,000 mm भी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 1100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, जो इसका ये पॉइंट और हमारा ओरिजिन का है ये, जब 2 को आप लोगे तो ये आपको जो माइनर रेडियस है वो आपको दिखा देगा। अब देखो, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलिप्स का। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने ये जो हमारा है, पहले इसकी बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन आप जानते हो, पॉलीगन हमारा क्या होता है कि मतलब जो हमारा 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों से मिलकर या साइड से मिलकर बना होता है, क्योंकि एक पॉलीगन को बनने के लिए क्लोज लूप चाहिए। तो मिनिमम हमें 3 लाइन या 3 साइड चाहिए होती हैं क्लोज लूप बनाने के लिए। 2 लाइन से आप क्लोज लूप कैसे बना लोगे? ठीक है, क्योंकि वो लाइनें तो स्ट्रेट होगी, क्लोज लूप बन ही नहीं पाएगा। हमें मिनिमम एटलीस्ट हमें 3 लाइनें चाहिए होती। ठीक है, तो देखो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैरामीटर में दिखाता है कि 6 नंबर ऑफ साइड्स के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले कोई क्रिएट कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लोगे तो इस तरीके से बढ़ेगा। उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक करोगे माउस की, ओके क्लिक करो, तो 6 साइड का पॉलीगन बन गया और उसके अंदर एक मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क बन गया। ठीक है, जो ये दिखाएगा कि इसकी रेडियस कितनी है, तो आप इसकी रेडियस को जो है मेजर भी कर सकते हो। चलो तो इस पर क्लिक कर लो, ये देखो आपका इसका डायमीटर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी सेट नहीं करेंगे। अभी हमें देखना है कि इसमें मतलब चेंज कैसे होता है। तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अच्छा डायमेंशन हटा देता हूँ, इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखाएगा। मुझे शायद सर्कल की तरफ लगेगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ये बनाया। अब देखो जब मैंने बना लिया, अब देखो मैं इसकी साइड्स को जब चेंज करूँगा, सपोज मुझे ट्रायंगल चाहिए तो मैं 3 करके एंटर कर दूँगा, ये ट्रायंगल बना देगा। देखो जब मैंने 6 बनाया तो देखो इसने क्या किया, ये एक्चुअली जो अंदर का सर्कल है उसकी रेडियस या डायमीटर को चेंज नहीं कर रहा है।
उसकी सेम रेडियस और डायमीटर को रखते हुए ये सिर्फ जो लेंथ है हमारी साइड्स की लेंथ है उसको बढ़ा दे रहा है और उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दे रहा है क्योंकि 3 साइडें हैं, ठीक है। 4 साइडें देंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब क्यूबिकल बन जाएगा क्योंकि क्यूबिकल के अंदर एक सर्कल ही फिट हो सकता है, ठीक है, और सर्कल के बाहर क्यूबिक ही फिट हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उसमें रेडियस चारों तरफ भी सेम होती है तो साइड्स भी सेम होंगी, ठीक है। तो अगर हमें हेक्सागन बनाना है, तो 5 बनाना है, पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, 6 साइड ले ली। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन की 8 अगर बनाएंगे तो 8 साइड का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बन सकता है। तो ये देखो यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो फॉर कंस्ट्रक्शन आपको हर जगह मिलेगा, मतलब आप कोई भी यूज़ करो, चाहे एलिप्स यूज़ करो, सर्कल लो, रेक्टेंगल लो, अगर आपको मतलब उस पर्टिकुलर जो स्केच है उसको आपको कंस्ट्रक्शन भी चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन इसको कर सकते हो। अगर मैं इस पर कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करूँ, ये देखो जो आउटर सर्कल की साइड्स हैं, मतलब उसकी जो पॉलीगन्स की साइड्स हैं वो सारी कंस्ट्रक्शन में करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखनी चाहिए, वो ये है कि क्या मैं इस सर्कल को, जो अंदर सर्कल दिखा रहा है, अभी देखो इसका कोई यूज़ नहीं है हमारा इसमें, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट इसने इसको कंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा है कि हमारा मेन पर्पज है हमें इसको यूज़ करना, हेक्सागन को यूज़ करना, ना कि इस सर्कल को, इसलिए उसने कंस्ट्रक्शन इसको बना रखा है। अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म कंस्ट्रक्शन हटा दें, ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो देखो ये सॉलिड लाइन दिखा रहा है, हम इसको अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में देंगे, ठीक है। तो हमारा ये पॉलीगन का था, समझोगे। हाँ, अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे हमारा पास कोई भी एक रेक्टेंगल होता है, सपोज रेक्टेंगल होता है या ट्रायंगल होता है, होता है, ऐसी चीज़ें जिनकी कॉर्नर जो है शार्प होती हैं, ठीक है, कुछ कर्वेचर नहीं होती है, तो वो पॉसिबल किसमें है, इस तरीके के पॉलीगन्स में या फिर रेक्टेंगुलर सर्फेसेस में। सर्कल में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सर्कल में हर जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है, एक कर्व में होता है, ठीक है। तो हमें क्या है, इसको सपोज हमें कर्वेचर प्रोवाइड कराना है, शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमारे क्या होते हैं, फिलेट्स होते हैं, स्केच फिलेट, इसके चैम्फर। तो फिलेट और चैम्फर में अंतर क्या है, फिलेट जो हमारा प्रोवाइड करता है वो एक रेडियल कर्व प्रोवाइड करता है, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस का वो कर्व होगा, तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 mm बाई डिफॉल्ट ये डायमेंशन ले रहा है रेडियस, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो बहुत छोटी सी डायमेंशन दिखा रहा है, लेकिन इतना तो हमको नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारा ये रेक्टेंगल बहुत बड़ी डायमेंशन का, हम क्या करें, रेडियस बढ़ा लेते हैं, इसको 1000 कर लेते हैं, अभी भी छोटा है, लेते हैं 5000, ठीक। तो ये देखो रेडियस दिखा रहा है कि इस रेडियस का हमारा ये बन जाएगा। तो हम एक टाइम पे मतलब कई जगह कर सकते हैं, तो हमने यहाँ कर दिया और यहाँ चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं और चारों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम 3 तरफ करते हैं और एक तरफ देखेंगे कि चैम्फरिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्या है, फिलेट का, वैसे ही हमारा सेम होता है चैम्फर। चैम्फर हमारा क्या करता है कि रेडियल ना क्रिएट करके उसको एक फ्लैट मतलब लीनियर कन्वर्ट करता है, फ्लैट सर्कल, ठीक है, एक पर्टिकुलर में। तो हमारा चैम्फरिंग क्या होता है, ठीक है। तो जो चैम्फरिंग में क्या है, जो मैंने यहाँ पे डायमेंशन डिफाइन की, तो आपको पता है चैम्फरिंग जो होता है, मैंने क्लिक किया, चैम्फरिंग क्या करेगा, एक इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है इसलिए इसने इक्वल बनाया, ठीक है। इक्वल बनाने का मतलब ये है कि इसने एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको काट दिया, ठीक है, लीनियर करते हुए। तो मैं इक्वल ना करके इसको डायमेंशन दे दूँगा, 5100 कर दिया, एंगल दिखा रहा है 45 डिग्री, अगर 45 ना दे करके मैं 46 कर दूँ, 48 कर दूँ, 50 कर दूँ, 50 कर दूँ, ठीक है। तो ये चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ से डायमेंशन दे करके इसको ये कर दूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मतलब हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4900 होगी, और अगर मैं यहाँ से यहाँ पॉइंट डिस्टेंस को देखूँ तो ये हमारी 5000 दिखा रहा है, इसको मैं अगर 5100 कर दूँ,
ठीक है, तो ये 51 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको जो चैम्फरिंग है वो किसी भी एंगल पर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसकी डायमेंशन भी दे करके कर सकते हैं, या फिर हम इसको एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एंगल के थ्रू अगर देखें तो इसको डिलीट कर देंगे तो अभी हमारा चैम्फरिंग हो रखी है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेंटर लाइन ले करके ठीक यहाँ पे इस पॉइंट को लेते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन पे जाऊँगा और इस लाइन पे क्लिक करूँगा और इस लाइन पे क्लिक करूँगा। दोनों लाइनों के बीच का एंगल जो दिखा रहा है, अब इसको आप चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको सपोज रख देता हूँ 60, ठीक है। तो 60 के हिसाब से इसने क्या कर लिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया चैम्फरिंग को। अब वही चीज़ अगर हम नई जगह देखें, सपोज मैंने यहाँ पे इसको 5000 करके इक्वल ना रख करके इसको मैंने यहाँ कर दिया 5100 और यहाँ कर दिया मैंने 4900, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा 4900 का यहाँ पे और 5100 का यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये मतलब ध्यान रखने की चीज़ है कि जब चैम्फरिंग कर रहे हो तो उसके पहले यहाँ पे आप एक इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल बनाना है तो उसके हिसाब से पहले डिफाइन कर दो। फिर जब आप एक बार मतलब चैम्फरिंग कर देते हो तो वो डायमेंशन चेंज नहीं करता है, ठीक है। आपको फिर उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर डायमेंशन करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर ये है कि आप इसको पहले ही इक्वल डिस्टेंस अगर रखनी है तो इसको क्लिक कर लो, फिर डायमेंशन दे दो। अनइक्वल रखना है तो उसको पहले डिफाइन कर दो, फिर उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी इसकी चैम्फरिंग की। और इसकी बाकी इसमें हमारा एक टूल बचा है ये, इसके बारे में बात बाद में, क्योंकि इसका भी यूज़ नहीं है, इसका यूज़ जब आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें बचता है हमारा ये टेक्स्ट। अगर हमें सपोज में एक टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, तो हम करते हैं इस सब को डिलीट, आते हैं अपने टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है, टेक्स्ट का यूज़ देखो, तो वैसे तो हम कुछ भी लिखेंगे, आप जैसे रोज हम लिखना है सॉलिडवर्क्स वीडियो, ठीक है। अब देखो ये तो लिख तो रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है, ओरिजिन लिख रहा है, जूम को फिट कर लिया मैंने, ठीक है, ये दिखा रहा है। अब देखो इसका यूज़ क्या है, जैसे बहुत सारे चीज़ों में देखा, जैसे कोई सपोज बकेट होती है तो उसमें उसका लोगो प्रिंट होता है, तो वो मतलब प्रिंट क्या होता है उसमें एम्बेडेड होता है, मतलब कटिंग होती है उसकी, या फिर कोई पेन में होता है। तो उस तरीके की अगर हमको नेम की कटिंग करनी है या कुछ टेक्स्ट की कटिंग करनी है या उसकी इम्पोजिंग करनी है, इम्पोजिंग का मतलब एक्सट्रूडेड पार्ट होता है उसका बाहर निकला हुआ, तो वो चीज़ें हमें करनी है। तो हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को राइट करके उसको सीधे एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। अभी एक्सट्रूजन क्या है, एक्सट्रूड क्या है, ये सब बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख लिया, अब उसके बाद हम इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो वर्ड की हैं ये सब, और इसको इटैलिक कर लिया, ठीक है, और इसको रोटेट कर लिया, ये वर्ड रोटेट कर देता है, ठीक है। तो हमको रोटेटेड नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल चाहिए, तो मैं इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ये इधर को और इधर का, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये चीज़ें भी नहीं आ रही, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिवर्स ऑर्डर, मतलब जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका मिरर इमेज करने के लिए, ठीक है। और यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट है, मतलब तो जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है, जो बाय डिफॉल्ट एक डॉक्यूमेंट का फॉन्ट होगा उसको कंसिडर करता है। अगर आपको कुछ और फॉन्ट चाहिए तो उसके लिए आप इसको अनचेक करो, फॉन्ट पे जाओ, और जब आप एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा फॉर्मेट का, ठीक है, जैसा आप देखते हो MS वर्ड में या कहीं भी नोट पैड में जब जाते हो तो इस तरीके कुछ फॉन्ट का वो खुल के आता है डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो आप इससे यहाँ पे कुछ भी सपोज मैंने ले लिया कोई अच्छा बदल लिया, ये सपोज ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये पॉइंट ले करके मैंने इसका बड़ा कर लिया थोड़ा, ठीक है। बाकी ये फीचर तो आप सब पता ही होंगे, मतलब जो नोट पैड वगैरह यूज़ करते हैं बेसिकली ये सारी वही चीज़ें, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सो ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये कुछ इस तरीके का आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी होती है, ये तो कोई क्या दिखा रहा है, विड्थ फैक्टर
और स्पेसिंग हमारी क्या होती है कि ये जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके बीच में हमारी स्पेसिंग कितनी है, बाय डिफॉल्ट इतनी निकाल है, ठीक है। अगर हम इसकी स्पेसिंग को चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो लेटर्स जो है हमारे दूर दूर जा रहे हैं, इसे कम कर सकते हैं और 100 से भी कम कर सकते हैं। ये लेटर्स बहुत पास पास आ जाएंगे, लेकिन हमें अगर इसको किसी 3D मॉडल में मतलब एक्सट्रूड करके रखना है या फिर उसको एम्बोस करके रखना है या कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारे लेटर्स हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कभी ना करें, ठीक है। अगर ओवरलैप करते हैं तो वो कट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज इस केस में के और एस जो है हमारा ओवरलैप हो रहा है, तो ये ओवरलैप कभी नहीं होना। तो हमेशा हम क्या करेंगे, स्पेसिंग को बढ़ा करके रखेंगे और कोई एक ऐसा फॉन्ट चुनेंगे जो मतलब जो स्पेसिंग मतलब कभी ओवरलैप ना करे एक दूसरे से, मतलब कोई वर्ड एक दूसरे से ओवरलैप ना करे और हमें स्पेसिंग करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि स्पेसिंग कभी मतलब स्पेसिंग थोड़ा ऑड हो जाता है, मतलब लेटर बहुत दूर दूर दिखता है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और तो दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे दी हुई है, ये जो विड्थ फैक्टर। तो विड्थ फैक्टर हमारा क्या है, ये हमारा क्या करता है, एक्चुअली में गैप को भी बढ़ाता है और ये शिफ्टिंग भी करता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म शिफ्टिंग करता है, ठीक है। और विड्थ आप देख रहे हो इसकी किस तरीके से बढ़ रही है। ये हमारे लेटर्स, देखो स्पेसिंग और इसमें अंतर क्या है, स्पेसिंग क्या है, जो हमारा लेटर का जो लेटर है वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। जैसे वो देखो, जब आप स्पेसिंग करते हो तो लेटर जो है वो अपना एक्यूरेट शेप में है, इनके बीच की जो गैपिंग है वो चेंज हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, विड्थ फैक्टर ऐड हो रहा है, इसमें जो हमारा लेटर है उसकी विड्थ जो है वो भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो गैप है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो अगर हमें ज़्यादा विड्थ के लेटर्स चाहिए होंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कर्व का ऑप्शन आ रहा है, तो कर्व का ऑप्शन हमें बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ही ज़रूरी, ठीक है। कि देखो बाय डिफॉल्ट जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो तो कहाँ आ रहा है ऑरिजिन, लेकिन हमारा सपोज कोई हमने एक ऐसा टेक्स्ट बनाया है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल बनाया और हमें क्या चाहिए, इसके सेंटर पर नहीं लिखना है हमको, सपोज यहाँ लिखना है, तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक सेंटर लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए का कोई यूज़ नहीं है। क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लाइन बनाएंगे यहाँ पे जहाँ पे हमको ज़रूरत है ना टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे, सपोज इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस कुछ होगी पर्टिकुलर, तो हम क्या करेंगे, ऑरिजिन लिया, ये लाइन लिया, इसके बीच की डिस्टेंस टाइप कर ली 100, और हमने क्या कर लिया, इसका जो ऑरिजिन है ढूंढते हैं, लाइन के ऊपर थोड़ी देर रुके, ये ऑरिजिन आ गया, इस लाइन का मेरा पॉइंट एक्चुअली ऑरिजिन नहीं बोल सकते इसको, तो और उसके बाद ये ऑरिजिन है, इस पर दोनों को कंट्रोल, सॉरी एक्चुअली हमें डायमेंशन पे नहीं क्लिक करना है, पहले हमें इस पॉइंट को क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ ये ऑरिजिन को क्लिक करना है। हम क्या करेंगे, इनको वर्टिकल बना देंगे ताकि लाइन, क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है वर्टिकल बना दिया ना, हाँ, ताकि जो लाइन हमारी है वो इस ऑरिजिन के अबाउट इधर और इधर इक्वल डिस्टेंस में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इस कर्व का कैसे यूज़ करते हैं टेक्स्ट के लिए। देखो जब भी आप बनाओगे, जब स्केच के जाओ मतलब इस, तो एक्चुअली मैंने क्या कर दिया, स्केच एग्जिट कर दिया, देखो ठीक है। अभी आप स्केच के अंदर हो, यहाँ पे आप दो आइकन से करोगे, ये क्या है, स्केच को सेव करने के लिए, ये है स्केच को एग्जिट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, मतलब आपने जो भी अभी तक बनाया होगा वो अगर क्रॉस पर क्लिक कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करेंगे, ये हमारा स्केच बन गया, ठीक है। अब हम इसके स्केच के अंदर जा रहे हैं। देखो इन स्केच का काम क्या होता है कि हमें कभी कभी बहुत सारे स्केचेस की जरूरत होती है जो हमें अलग अलग चाहिए। तो अभी अगर हम इसके अंदर हैं, इसका मतलब हम इस स्केच के अंदर डील कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ भी करेंगे। अभी हमें सपोज एक से ज़्यादा स्केच चाहिए होंगे, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि इसको क्लोज करके, ये तो मान लो हमारा हमने फ्रंट प्लेन पे बनाया था, तो हमारा फ्रंट प्लेन पे बनाया, अब हमें चाहिए कि हमारा एक कोई स्केच हो जो हमारा टॉप प्लेन पे हो, तो हम उसको अलग स्केच पे बनाते हैं। तो हम अगेन अगर जैसे हम इसको रोटेट करें थोड़ा बहुत, ठीक है, और टॉप प्लेन पे क्लिक करें, फिर से स्केच पे जाएँ, स्केच पे जाके इस वाले स्केच पे क्लिक करें, ठीक है। और इसको हम क्या करें, यहाँ पे जा करके नॉर्मल टू कर लें, ठीक है।
अब देखो ये जो आपका स्केच है ये पुराना वाला स्केच दिखा रहा है, लेकिन आप इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप स्केच 3 के अंदर हो। ठीक है, तो स्केच 3 के अंदर आप जो भी ड्रॉ करोगे वो 3 के अंदर ड्रॉ होगा और आप इसको चेंज नहीं कर सकते अभी इस स्केच के अंदर रहते हुए। ठीक है, आप जैसे मैं कोई लाइन बनाऊँ तो आप ये लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन नॉट एडिट दिस वन मीन्स आप स्केच 2 के अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको कोई कंस्ट्रेंट इसका इसके साथ लगाना है, सपोज इसका इसके रिलेशन लगाना है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको मुझे लगाना है इस पॉइंट को इस लाइन के साथ, जैसे मैंने इस पॉइंट को लिया और इस लाइन को लिया कंट्रोल के साथ, तो आपको आ रहा है पी एस का ऑप्शन। पी एस का मतलब ये होता है कि जो दो प्लेन आपके परपेंडिकुलर हैं, एक टॉप प्लेन है और ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर तो है। ठीक है, तो टॉप प्लेन पे आप जो भी स्केच बना रहे हो ये और इस फ्रंट प्लेन का जो भी हिस्सा इस टॉप प्लेन से क्रॉस लिंक हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं, इसको थोड़ा इधर घुमा देते हैं दो। ठीक है, इस लाइन का कोई ना कोई एक पॉइंट है जो इस टॉप प्लेन पे आ रहा होगा, तो वो क्या करेगा, इस लाइन का ये वाला जो पॉइंट है और इस लाइन पे आपने स्केच 2 वाले स्केच को सिलेक्ट किया तो उसके साथ पी एस कर देगा। पी एस करने का मतलब क्या है कि आपके इस स्केच को उसके पुराने स्केच से जोड़ दिया, उस प्लेन पे रहते रहते हैं। ठीक है, तो इसका कभी कभी यूज होता है तो इसको हम देखते रहेंगे आगे। तो अभी हम इसको हटाते हैं, इसका अभी हम काम नहीं है तो इसको तुम्हारा भी सीखेंगे। अभी हम एक ही स्केच पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे किसकी, हाँ, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली थी। अब हम ये देखना था कि हम किस तरीके से इस लाइन का यूज़ करेंगे अपने टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, सपोज हमने लिख दिया कुछ सॉलिडवर्क्स वीडियो। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, जिसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखे। और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो मैं कुछ, ठीक है, ओके दिखा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अभी ये तो मेरा कहाँ ड्रॉ हो रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है, लेकिन मुझे शिफ्ट करना है इसको इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस करो पे जाऊँगा, इस पे जो ये बॉक्स है इसको सेलेक्ट करूँगा और ये लाइन इसको ले दूँगा। ये इसने लाइन 70 सेलेक्ट किया। अब मेरा जो ये टेक्स्ट है देखो मेरा इस लाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा नॉर्मल टू कर लेता हूँ। ये नॉर्मल टू आप कंट्रोल 8 से भी कर सकते हो, इसमें देखो ये दिखा भी रहा है कि आप कंट्रोल 8 का यूज़ कर लो शॉर्टकट की, तो आपका ये नॉर्मल में आ जाएगा। अब देखो ये टेक्स्ट आपका जो है इस लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब जब ये फीचर आप यूज़ करते हो, जब आप लाइन को यूज़ करते हो तो आपके ये सारे फंक्शन खुल जाते हैं जो आपको पहले शो नहीं कर रहे थे। अब देखो ये क्या है, लेफ्ट अलाइन, यानी कि जहाँ से आपकी लाइन का पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ से आपको ये दिखाएगा। उसके आप सेंटर पर कर देते हो तो आपका टेक्स्ट सेंटर पे चला जाएगा, राइट अलाइन कर दोगे तो आपका टेक्स्ट राइट पे चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जस्टिफाई होता है। फुली जस्टिफाई का यूज़ हमारा इस पर तो हम देखेंगे नहीं, वैसे तो आपको पता ही है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो उसमें होता है कि टेक्स्ट को यूनिफॉर्म कर देता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में। तो देखो ये देखो स्टार्टिंग से एंड तक इसने यूनिफॉर्म कर दिया। और बाकी ये देखो उल्टा करने के लिए है, टेक्स्ट को हमारा लाइन के नीचे की तरफ, ऊपर, ये आपने देख लिया था मिरर, और ये रेगुलर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से था। और बाकी आप एंटर करोगे और कुछ और लिखोगे तो वो उसी के नीचे लिखता जाएगा। ठीक है, जितना स्पेस, जैसे आप डबल एंटर कर दो तो उतना ही नीचे लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज होता है स्केच टूल का। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही मतलब जरूरी तो है, इसका काम भी बहुत आता है, एक सिंगल पॉइंट। अभी तक तो हमने मतलब एक से ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, टू डी देखे अभी तक। लाइन है, 2 पॉइंट वाला है, रेक्टेंगल है, 4 पॉइंट वाला है, मतलब 4 कॉर्नर पॉइंट वाला है, वैसे तो वो इनफाइनाइट पॉइंट वाला है, और सर्कल है। उसी तरीके से एक सिंगल पॉइंट, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है सिंगल पॉइंट की भी। ठीक है, ज़रूरत अभी तो वैसे नहीं पता चल पाएगी, लेकिन हाँ इसकी ज़रूरत आगे जब बढ़ती रहेगी तो उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये है कि ये पॉइंट है, आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहीं पे क्लिक करती हूँ तो ये पॉइंट है,
अब इस पॉइंट की सहायता से आप पॉइंट के हेल्प से आप इसकी डायमेंशन कर सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट से किसी रेक्टेंगल की डायमेंशन डिफाइन करनी है तो आप उस पॉइंट मतलब लोकेशन को उस पॉइंट पर रख दो और वहाँ से आप डायमेंशन डिफाइन कर सकते हो कि उस लोकेशन को तो कोई ऑरिजिन है नहीं, आपका ऑरिजिन एक यहीं पे डिफाइन है। तो आपको सपोज एक बोल सकते हैं एक इमेजनरी ऑरिजिन डिफाइन करना है, टेम्परेरी ऑरिजिन डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो।